हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एडी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हमने लगभग लेक्चर 12 कंप्लीट कर लिए हैं और जो हमारा लास्ट टॉपिक था जिसका नाम था थर्मल स्ट्रेसेस, उसमें कुछ कंसेप्ट्स बाकी हैं जिनको आज हम कंप्लीट करेंगे इस क्लास में, राइट। तो हमारे थर्मल स्ट्रेसेस के फ्री एक्सपेंशन और कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड वाला जो केस था वो हम लगभग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम देखेंगे पार्शली रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन इन वन डायरेक्शन, कि पार्शली रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन में आपकी जो थर्मल स्ट्रेस होती है उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। तो बच्चे शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखो बच्चे, हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, थर्मल स्ट्रेस एक्सप्रेशन फॉर, हेडिंग डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर thermal stress expression for thermal stress due to partially restricted deformation in one direction। बच्चों, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन अभी हम डिराइव करेंगे, इसमें जो कंसेप्ट लगेगा वो एक जनरल एक्सप्रेशन को डिराइव करेगा, जिससे हम सारे केसेस को फॉलो थ्रू कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, बोल रहा है पार्शली रिस्ट्रिक्टेड डिफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमें समझना है कि पार्शली रिस्ट्रिक्टेड डिफॉर्मेशन होता क्या है। देखो, जैसे सपोज आपके पास एक बार है जिसका एक एंड फिक्स है और जो एक एंड है फ्री है, ठीक है। लेकिन कुछ डिस्टेंस पे फ्री एंड के आपकी एक सपोर्ट लगी हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या है बच्चे, कि अगर ये मटेरियल कोई भी हो, इसका एक अपना पर्टिकुलर यंग मॉडुलस होगा और एक कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा। हम पढ़ते आ रहे हैं ये, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा। अब होगा क्या, अगर मैं इस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करूं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका जो थर्मल ग्रेडियंट है, या जिसे हम कहेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट, वो एग्जिस्ट कर जाएगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका जो मटेरियल है वो एक्सपेंड करना शुरू कर जाएगा। और जैसे ही एक्सपेंड करेगा, यहाँ आके ये टकराएगा तो एक रिएक्शन यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, बात को मेरी ध्यान से सुनेंगे, कि यहाँ पर ये जो गैप है यहाँ पे, पहले इस गैप को फुलफिल किया जाएगा एक्सपेंशन के थ्रू, लेकिन इस बॉडी की टेंडेंसी ये है कि ये बॉडी और ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी ड्यू टू दी लार्ज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये यहाँ पर जाके स्ट्राइक करेगी या हिट करेगी, जिसकी वजह से एक रिएक्शन जनरेट होगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ डिफॉर्मेशन को होने दिया और कुछ डिफॉर्मेशन को रोक दिया, किसकी हेल्प से, सपोर्ट की हेल्प से। तो ये जो गैप होता है इसको लैम्डा से शो करते हैं, ठीक है। अब मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देने जा रहा हूँ। आपने रेल्स के बीच में, जो रेल्स होती हैं ट्रेन की, उनके बीच में गैप होता है। तो समर सीजन में क्या होता है कि वो एक्सपेंड करती हैं। तो जब एक्सपेंड करती हैं तो उसमें ये वाला केस बनता है। ये बिल्कुल वही चीज़ है, एक्सपेंशन के दौरान आपकी जो रेल्स होती हैं वो क्या होता है, स्ट्राइक करने लगती है साइड फेसेस पे। इसीलिए वहाँ पे रेल्स के नीचे आपने देखा होगा कंक्रीट की कुछ स्लैब्स होती हैं और जिसमें वो कनेक्टेड होती हैं ताकि वो एक्सपेंशन ना हो, ठीक है। दूसरी चीज, आपने स्प्रिंग देखा होगा। स्प्रिंग में क्या होता है, हम कुछ डिफॉर्मेशन कर पाते हैं और कुछ डिफॉर्मेशन स्प्रिंग द्वारा रोक लेते हैं। तो बेसिकली पार्शली रिस्ट्रिक्टेड डिफॉर्मेशन क्या है, कुछ डिफॉर्मेशन होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है।
तो इस केस में देखो क्या है, लैम्डा है, तो लैम्डा टोटल क्या है, एक्सपेंशन। तो क्लियरली टोटल एक्सपेंशन कितना होगा, टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा। अगर हमारी ये एक्स डायरेक्शन है तो टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या आएगा, लैम्डा। तो यहां पर क्लियरली कह सकते हैं हम कि डिफॉर्मेशन ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन प्लस डिफॉर्मेशन ड्यू टू रॉड किसके बराबर होना चाहिए बच्चे, लैम्डा के बराबर होना चाहिए। और ये जो लैम्डा है इसको हम कई तरीके से देखते हैं। सबसे पहला ये गैप भी होता है, गैप बिटवीन रेल्स, ठीक है। इसको हम डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग भी कहते हैं, कभी कभी इसको हम डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग्स भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम ईल्ड डिफॉर्मेशन भी कहते हैं, ईल्ड डिफॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं, आप ध्यान रखेंगे, ये तीन चीज़ें हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलिए जी, अब देखो जो डिफॉर्मेशन आया है बच्चों हमारे पास, जो डिफॉर्मेशन आया है किसकी वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, वो कितना होगा हमारा, हम पढ़ते आ रहे हैं क्या होगा, L इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। क्लियर हो गई बात, ये आपका डिफॉर्मेशन होगा। और ये जो डिफॉर्मेशन है ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। चलिए जी, रॉड क्या होगी, रॉड का होगा रिएक्शन की वजह से डिफॉर्मेशन, वो होता है पी एल अपॉन ए ई। क्या होता है, पी एल, पी की जगह काम क्या करेगा, रिएक्शन, एल अपॉन ए ई। क्लियर हो रही है बात, लेकिन ये नेगेटिव साइन का होगा क्योंकि रिएक्शन कौन सी है हमारी, कॉम्प्रेसिव डायरेक्शन में, यानी कि एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक द नेगेटिव साइन इन दिस फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब देखो आपके पास ये दो फॉर्मूले हैं और ये इक्वेशन है, तो सारी की सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे मुझे मालूम है डेल्टा थर्मल प्लस डेल्टा रॉड इक्वल्स क्या है, लैम्डा के, ठीक है। थर्मल वाला जो एक्सप्रेशन है वो आएगा L इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी माइनस R इंटू एल अपॉन ए इंटू ई इक्वल्स लैम्डा। क्लियर हो गई बात। अब ये जो L है ये देखो इसमें क्या करो, L तो कॉमन है, ठीक है, या थर्मल एक्सप्रेशन, हमें थर्मल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन बनाना है, तो एज वी नो थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू दी R बाय ए। और कौन सा नेचर होगा इसका बच्चे, नेचर होगा कॉम्प्रेसिव, नेचर क्या होगा, कॉम्प्रेसिव। क्लियर है। तो यहाँ इस फॉर्मूले से क्लियरली मैं कह सकता हूँ लैम्डा को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ और इस एक्सप्रेशन को राइट साइड, तो ये हो जाएगा आर एल अपॉन ए ई इक्वल्स एल एल्फा डेल्टा टी माइनस लैम्डा। क्लियर हो गई बात। और ये जो आर बाय ए है इसको हम क्या लिख सकते हैं, थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस इंटू एल डिवाइड बाई ई इक्वल्स हो जाएगा एल एल्फा डेल्टा टी माइनस लैम्डा। क्लियर हो रही है बात, ये बात क्लियर है। चलिए जी, अब देखें यहाँ पे देखें थर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी ई बाय एल ब्रैकेट एल एल्फा डेल्टा टी माइनस लैम्डा। क्लियर हो गई बात। चलिए जी, ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाता है थर्मल स्ट्रेस का, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में पूछ लिया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। देखो अब ये एक जनरल इक्वेशन बनाई है हमने, ये जो थर्मल स्ट्रेस का जो एक्सप्रेशन हमने बनाया ये बेटा जनरल है, ठीक है। अब देखो अगर इसी में फ्री एक्सपेंशन बताना हो तो फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन में कोई स्ट्रेस जनरेट होगी नहीं। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। और पार्शली जो कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होता है उसमें लैम्डा 0 होता है। तो फ्री एक्सपेंशन में अगर हम बात करें फ्री एक्सपेंशन की, आपको मालूम है कि अगर फ्री एक्सपेंशन है तो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, तो इसका मतलब थर्मल स्ट्रेस हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि जब कोई डायरेक्शन में आपने रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगाया तो रेजिस्टेंस कहाँ से क्रिएट होगा, ठीक है। सेकंड है इसमें, सेकंड क्या है बच्चे, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड डिफॉर्मेशन, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड डिफॉर्मेशन इन एक्स डायरेक्शन या इन वन डायरेक्शन।
जब हम कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड की बात करते हैं तो यहाँ पर लैम्डा होना चाहिए 0। इस फॉर्मूले में जब हम लैम्डा पुट करेंगे तो थर्मल स्ट्रेस फॉर कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड डिफॉर्मेशन क्या आना चाहिए, लैम्डा अगर 0 हो गया तो ये हो जाएगा E/L इंटू L अल्फा डेल्टा टी। L से L कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वही एक्सप्रेशन आ गया है जो हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था, E अल्फा इंटू डेल्टा टी, राइट। और फॉर पार्शली रिस्ट्रिक्टेड डिफॉर्मेशन इन वन डायरेक्शन ये आपके पास एक्सप्रेशन है, क्लियर है। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, इससे आप तीनों केसेस के रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हो। चलिए बच्चों, एक स्प्रिंग वाला केस कराना है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है अब, क्योंकि देखो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे वो अब पुराने हो चुके हैं, उस पर सवाल नहीं आते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डालेंगे, हेडिंग डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर थर्मल स्ट्रेस ड्यू टू स्प्रिंग डिफॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये बेसिकली है तो बच्चे वही केस जो अभी हमने पढ़ा पार्शली रिस्ट्रिक्टेड वाला, लेकिन ये बनेगा कैसे फिगर इसका, एक आपके पास बार है, उसको आपने एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया है और स्प्रिंग को आपने एक सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया है। स्प्रिंग का जो स्टिफनेस है वो है K, ठीक है, स्प्रिंग का जो स्टिफनेस है वो है K, और जो ये बार है इसकी लेंथ आपने मानी है L, और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है E, और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना है, अल्फा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है, अल्फा। अब देखो होगा क्या, अगर मैं इस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, बॉडी में एक्सपेंशन होगा, ठीक है। बॉडी जो है एक्सपेंड करना शुरू कर देगी, और जैसे ही बॉडी एक्सपेंड करेगी तो स्प्रिंग में एक कॉम्प्रेसिव फोर्स जनरेट होगा, स्प्रिंग दबना चालू करेगा। तो क्या होगा कि ये जो एक्सपेंशन है जितना होना था उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके जो एनर्जी है वो स्प्रिंग में एब्जॉर्ब होने लगेगी। समझ में आ रही है बात। स्प्रिंग क्या है, एक इलास्टिक मेंबर होता है जो स्ट्रेन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो जो डिफॉर्मेशन इसमें होना था एक्चुअल में वो डिफॉर्मेशन नहीं होगा, कुछ होगा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं क्यों होगा, क्योंकि स्प्रिंग ने इससे कनेक्शन बनाया हुआ है जो इसकी पूरी की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे कुछ डिफॉर्मेशन होगा कुछ नहीं होगा, तो ये पुराना वाला ही केस बन गया। फॉर एग्जांपल मैंने कहा सिर्फ ये लैम्डा डिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ये भी केस पार्शली रिस्ट्रिक्टेड वाला बन गया। अब देखो इसमें क्या है, एज वी नो आपको स्प्रिंग का फोर्स पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, स्प्रिंग फोर्स पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। आपको मालूम है कि अगर कोई भी स्प्रिंग है उस पे जो फोर्स होता है वो होता है स्टिफनेस इनटू डिफॉर्मेशन विद नेगेटिव साइन। अब ये नेगेटिव साइन क्यों लेते हैं इसको भी समझ लेते हैं, विद नेगेटिव साइन। अब ये नेगेटिव साइन क्यों लेते हैं बच्चे, इसको भी समझेंगे। देखो स्प्रिंग क्या काम करता है बच्चे, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इलास्टिक मेंबर है, तो ये नेगेटिव साइन इसलिए लिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास एक स्प्रिंग है जिस पे मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, बच्चे ध्यान से समझना, जब ये स्प्रिंग एक्सपेंड होगा और जब इसको रिलीज किया जाएगा तो स्प्रिंग अपनी ही अवस्था में आने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये अपनी ही ओरिजिनल शेप को गेन करेगा, इसीलिए हम इसे इलास्टिक मेंबर कहते हैं। कोई भी बॉडी जब अपनी ही ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करती है तो उसको क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी कहते हैं। तो होगा क्या कि एक्सटर्नल फोर्स लगेगा एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो बिल्कुल अपोजिट होगा, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट होगा। और डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि इन इक्विलिब्रियम पोजीशन एफ एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दी स्प्रिंग फोर्स। अब बच्चे ध्यान से समझेंगे, यहाँ अगर स्प्रिंग का स्टिफनेस क्या है, के, स्टिफनेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, स्टिफनेस की प्रॉपर्टी है कि ये आपके डिफॉर्मेशन को रोकेगा, ठीक है, इसकी टेंडेंसी होती है डिफॉर्मेशन को रोकना, ठीक है। अब जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मान लो आपकी मीन पोजीशन जो है वो इतनी शिफ्ट हो जाती है, एक्स डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो हमें क्या पता है
कि स्टिफनेस क्या है, प्रॉपर्टी है बॉडी की या मटेरियल की जो डिफॉर्मेशन को रोकती है। इसका मतलब स्टिफनेस हमेशा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन है। तो स्टिफनेस बेसिकली होगा हमारा फोर्स पर यूनिट डिफॉर्मेशन। फोर्स पर यूनिट डिफॉर्मेशन, चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए यहाँ पर साइन लेना जरूरी होता है। यहाँ पर साइन आएगा नेगेटिव का, यहाँ साइन आएगा नेगेटिव का, इसलिए इसे नेगेटिव डायरेक्शन से दिखाते हैं। और ये हमारा स्प्रिंग फोर्स है। तो स्प्रिंग फोर्स बेसिकली क्या हो जाएगा, स्टिफनेस इनटू डिफॉर्मेशन। क्लियर हो गई बात, ये बात हमें समझ में आ गई। चलिए जी ठीक है, अब देखो ध्यान से समझेंगे। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे जैसे ही एक्सपेंशन हुआ तो यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा सा अपोजिट है। यहां जैसे ही एक्सपेंशन हुआ यहां पर कंप्रेसिव फोर्स जनरेट हो जाएगा स्प्रिंग पे, और जैसे ही आप टेम्परेचर को फिर ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आओगे, ओरिजिनल पॉइंट पे लेके आओगे, तो स्प्रिंग में यहां पे टेंसाइल फोर्स जनरेट हो रहा है, जबकि यहां पर क्या है, कॉम्प्रेसिव है। इतना डिफरेंस है, तो यहां नेगेटिव साइन नहीं आएगा, यहां नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो यहां सीधे सीधे हम कहेंगे कि डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है बच्चे, डिफॉर्मेशन हो रहा है लैम्डा, स्टिफनेस कितना है के। तो यहां हम क्लियरली कह सकते हैं के इज इक्वल टू होगा हमारा स्प्रिंग फोर्स, ध्यान से समझेंगे, स्प्रिंग फोर्स डिवाइड बाय लैम्डा, स्प्रिंग फोर्स डिवाइड बाय लैम्डा। और यहां नेगेटिव साइन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि रिलीज जब होगा तो टेंसाइल फोर्स आएगा। जब एक्सपेंशन हो रहा है तो यहां पर एक रिएक्शन जनरेट होगी आर, जब एक्सपेंशन हो रहा है तो यहाँ एक रिएक्शन जनरेट होगी आर। और ये आर क्या है, अगर मैं यहाँ पे मैं एक सेक्शन लूँ तो ये जो आर है बेसिकली वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर रहेगी। कैसे लेते हैं सेक्शन, देख लेते हैं इसको भी, है ना, ये आप लोगों के लिए नई चीज है। किसी भी मेंबर पे मुझे फोर्स निकालना होता है तो वहां पे हम एक सेक्शन लेते हैं, ये तरीका होता है। यहाँ पे हमने सेक्शन लिया, और जब हम सेक्शन लेते हैं तो सेक्शन के या तो आप लेफ्ट साइड में देखो या राइट साइड में देखो। मैं सेक्शन के राइट हैंड साइड में देख रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक फोर्स दिखाई दे रहा है, वो भी अंदर की ओर आता हुआ, और जो भी फोर्स सेक्शन के अंदर की ओर जाता है टुवार्ड्स द सेक्शन होता है वो नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स में देखो क्या हो रहा है बच्चे, स्प्रिंग फोर्स जो है, स्प्रिंग फोर्स मैंने अभी आपको बताया कि जब रिलीज होगा, स्प्रिंग फोर्स जब रिलीज होगा तो कैसे नेचर का होगा, टेंसाइल नेचर का होगा। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझना, छोटी छोटी बातें ही इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे ये जो स्प्रिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन रहेगी ये वाली। तो स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, रिएक्शन सपोर्ट पे, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, सपोर्ट की रिएक्शन के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रिएक्शन डिवाइड बाय लैम्डा। क्लियर होगा ये पॉइंट, रिएक्शन डिवाइड बाय लैम्डा। क्लियर है। अब देखो, अब स्प्रिंग फोर्स हमें पता लग गया रिएक्शन के बराबर है, और अभी अभी हमने डिराइव किया एक्सप्रेशन किसका, पार्शली रिस्ट्रिक्टेड वाला। तो थर्मल स्ट्रेस बेसिकली किसके बराबर थी, E बाय एल ब्रैकेट एल अल्फा डेल्टा टी माइनस लैम्डा। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू है ये इस इक्वेशन से क्या आ जाएगी, यहाँ पे लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, लैम्डा को हम लिख सकते हैं आर डिवाइड बाय के, आर डिवाइड बाय के। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी जाएगी। तो थर्मल स्ट्रेस कितनी होगी, E बाय एल ब्रैकेट एल अल्फा डेल्टा टी माइनस लैम्डा की वैल्यू है आर बाय के। लैम्डा की वैल्यू क्या है, आर बाय के। अभी देखो यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। अभी ये खत्म नहीं हुई है बात। देखो छोटी छोटी बातें हैं बच्चे, अगर आप पकड़ लेते हो तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें ही तो इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखो, अब थर्मल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आया है, यह है E बाय एल ब्रैकेट एल अल्फा डेल्टा टी माइनस आर अपॉन के। हमें मालूम है R बाय ए थर्मल स्ट्रेस है, तो यहाँ हम एरिया से ऊपर नीचे करेंगे मल्टीप्लाई, एरिया से ऊपर नीचे करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, E बाय एल ब्रैकेट एल अल्फा डेल्टा टी माइनस R अपॉन ए को एक साथ लिखेंगे, और A बाय एल को, A बाय के को एक साथ लिखेंगे। और मुझे पता है R बाय ए की वैल्यू क्या है बच्चे, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस है हमारी R बाय ए, यानी कि E बाय एल ब्रैकेट एल अल्फा डेल्टा टी माइनस थर्मल स्ट्रेस इंटू A अपॉन
के, और याद रखना ये स्प्रिंग का स्टिफनेस है तो इसे KS कर देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। KS फॉर स्प्रिंग स्टिफनेस। अब ये जो थर्मल स्ट्रेस का यहाँ पर भी है और यहाँ पे ये लेफ्ट में भी राइट में, तो इनको एक साथ ले लेते हैं। तो थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा E/L की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा E इंटू अल्फा डेल्टा टी ब्रैकेट, ये हो जाएगी हमारी थर्मल स्ट्रेस इंटू E/L इंटू A डिवाइड बाय स्प्रिंग स्टिफनेस, A डिवाइड बाय स्प्रिंग स्टिफनेस। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है? इसको इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस को हम कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस E/L इंटू KS इक्वल्स E अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास थर्मल स्ट्रेस का जो एक्सप्रेशन आया है वो कितना आया है, E अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाय 1 प्लस EA अपॉन L इंटू KS। अब देखो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना है थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि वो आना तो बाद में था लेकिन यहाँ उसकी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ गई है। देखो हमारे पास स्टिफनेस बच्चों दो टाइप का होता है, एक स्प्रिंग में होता है, एक बार का होता है। तो बार का स्टिफनेस क्या होता है? अगर मैं कहूँ स्टिफनेस ऑफ बार, स्टिफनेस ऑफ बार क्या होना चाहिए? स्टिफनेस की क्या खास बात है? ये डिफॉर्मेशन को रोकता है, यानी कि फोर्स पर यूनिट डिफॉर्मेशन। और बार का डिफॉर्मेशन क्या होता है हमारा? बार का जो डिफॉर्मेशन होता है वो होता है PL अपॉन AE, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये बार का स्टिफनेस है। क्लियर हो रही है बात? ये वैल्यूज यहाँ पुट की जाएगी, तो जो बार का स्टिफनेस है K बार से लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा P डिवाइड बाय PL अपॉन AE, यहाँ से P कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा AE बाय L, AE बाय L। तो बेसिकली ये जो ऊपर एक्सप्रेशन बन रहा है ना, ये जो ऊपर एक्सप्रेशन बन रहा है ना, ये वाला, ये एक्चुअल में बार का स्टिफनेस है। ये किसका स्टिफनेस है? ये बच्चे, ये स्टिफनेस जो है ये आपका बार का स्टिफनेस है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ लिख सकते हैं, तो थर्मल स्ट्रेस बराबर किसके हो जाएगी? E इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस स्टिफनेस ऑफ बार डिवाइड बाय स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आजकल पेपर में यही पूछा जा रहा है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आजकल जो एग्ज़ाम में यही वैल्यूज़ पूछी जा रही है, तो इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट कर लेंगे। क्लियर है? अब देखो इस एक्सप्रेशन से एक चीज़ निकलेगी, अभी इसकी हमें एनालिसिस भी तो करनी है कि इससे हो क्या रहा है, कि खाली बस डिराइव कर दिया और बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो हमारे पास ये जो थर्मल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन है वो क्या आया है? E इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाय 1 प्लस स्टिफनेस ऑफ बार डिवाइड बाय स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है आपके पास थर्मल स्ट्रेस का। अब देखो बच्चे ध्यान से समझेंगे, मुझे स्ट्रेस को कम करना है कि बढ़ाना है? मेरे लिए स्ट्रेस अच्छी बात है, बुरी बात है? मेरे लिए स्ट्रेस बुरी बात है, किसी के लिए भी बुरी बात होगी, ठीक है। अब ये स्ट्रेस मटेरियल में भी उसी चीज को बताती है, ठीक है, जिस स्ट्रेस की हम बात कर लेते हैं ना, आप उसको ऐसे समझ सकते हो। ये अच्छी चीज नहीं है, बुरी चीज है। स्ट्रेस का होना अच्छी चीज नहीं होती कभी भी, ठीक है। अब इसको रोकना है, तो देखो यहाँ पे ध्यान समझो इस एक्सप्रेशन को, ऊपर वाले अच्छा E को आप चेंज कर सकते हो? नहीं। E को आप चेंज क्यों नहीं कर सकते बच्चे? क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और मटेरियल की प्रॉपर्टी को आप चेंज नहीं कर सकते फॉर पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसे ही अल्फा भी जो है वो भी आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें भी छेड़खानी नहीं हो सकती, क्योंकि किसी मटेरियल का अल्फा जो होता है वो फिक्स होता है। अच्छा, टेम्परेचर जब हम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर डिफरेंस भी बच्चे कांस्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इनिशियल टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपने टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो डिफरेंस कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस का।
तो ये जो 20 डिग्री सेल्सियस है ये मेंटेन रहेगा। इसको क्या कहते हैं, इसको जब ये मेंटेन रहता है तो इस कंडीशन को कहते हैं स्टडी स्टेट कंडीशन। ध्यान रखना, किसी ने पूछा कि स्टडी स्टेट कंडीशन क्या होती है, स्टडी स्टेट कंडीशन वो होती है जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन हो जाता है। क्लियर हो रही है बात, ये होती है स्टडी स्टेट कंडीशन। अब बात समझो, अब यानी कि जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है इसको तो हम छेड़ नहीं सकते, ठीक है, 1 जो है वो कांस्टेंट है, तो बची कहानी इनकी, सारा खेल अब इस पे डिपेंड करेगा। अब सारा खेल जो डिपेंड करेगा इस पे करेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई वैल्यू नीचे है यानी कि रेसिप्रोकल में है, उसको बढ़ाओगे तो वो वैल्यू कम कर देगा। देखो अगर मैं स्प्रिंग का स्टिफनेस बढ़ाता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने स्प्रिंग का स्टिफनेस बढ़ाया, अब कैसे बढ़ाया स्टिफनेस, जादू है क्या, कोई पैरामीटर है क्या? नहीं बच्चे, पैरामीटर नहीं है, ये भी प्रॉपर्टी है। स्प्रिंग का स्टिफनेस बढ़ाने का मतलब ये है कि अब हम कोई दूसरा स्प्रिंग यूज कर रहे हैं जिसका स्टिफनेस ज्यादा है, इस बात को समझो। स्प्रिंग के स्टिफनेस बढ़ाने का मतलब ये है या तो आपने उसी मटेरियल को यूज किया है और उसमें नंबर ऑफ कॉइल्स जो हैं उसके वो कम कर दिए हैं जिससे स्टिफनेस बढ़ जाता है, ठीक है। जब हम स्प्रिंग पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि स्टिफनेस कैसे कैसे बढ़ाया जाता है, या स्प्रिंग को हमने आधा कर दिया है तो स्टिफनेस बढ़ दिया है, ठीक है। तो स्प्रिंग का स्टिफनेस बढ़ाने के कई तरीके हैं, या तो आप मटेरियल चेंज कर दो, या उसको आधा कर दो, या उसके नंबर ऑफ कॉइल को रिड्यूस कर दो, बहुत सारे तरीके हैं। पर अभी हम उन तरीके पे बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे आपका स्प्रिंग का स्टिफनेस बढ़ेगा ये पूरा फैक्टर जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो जब ये पूरा फैक्टर कम हो जाएगा, अगर मैं कहूं स्प्रिंग का स्टिफनेस इनफाइनाइट है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो थर्मल स्ट्रेस कितनी हो जाएगी बेटा, E अल्फा डेल्टा टी। थर्मल स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, E अल्फा डेल्टा टी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमने जो पहला केस पढ़ा था बच्चे, हमने जो पहला केस पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था लैम्डा 0 होता है, ठीक है। पार्शली रिस्ट्रिक्टेड में लैम्डा क्या होता है, 0 होता है। कैसे आ रहा है वो, लैम्डा कब 0 होगा, ध्यान से समझेंगे, लैम्डा कब 0 होगा, अगर मैंने एक ऐसा स्प्रिंग लिया जिसका स्टिफनेस इनफाइनाइट है। क्या मतलब है इस चीज का, क्या मतलब है इस चीज का, अगर मैंने एक ऐसा स्प्रिंग लिया जिसका स्टिफनेस इनफाइनाइट है, तो स्टिफनेस क्या काम करता है बच्चे, स्टिफनेस क्या काम करता है, डिफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश करता है। तो अगर हमने स्टिफनेस ऐसा ले लिया कि जिसका वैल्यू इनफाइनाइट है, तो वो डिफॉर्मेशन होने देगा नहीं, वो डिफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होने देगा, ना तो फ्रैक्शन में ना माइनर वैल्यू पे। तो ये जो स्टिफनेस अगर इन्फिनिटिव हो गया तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा 0। इसका मतलब ये पूरा केस कन्वर्ट हो जाएगा पार्शली रिस्ट्रिक्टेड से कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड में। क्लियर हो रही है बात, क्योंकि स्टिफनेस अगर इन्फिनिटिव आ गया तो जो थर्मल स्ट्रेस है वो कन्वर्ट हो जाएगी कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड में। वो किस में हो जाएगी, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड डिफॉर्मेशन में। और जिसका एक्सप्रेशन क्या आता है बच्चे, E अल्फा डेल्टा टी, यही तो डिराइव किया था हमने। तो हम कहीं से भी कोई भी एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं तो वो हर समय हर जगह पे फिट बैठना चाहिए, तभी तो हम कहते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह रिलेशन आपका कुछ और आ रहा है और एक जगह रिलेशन आपका कुछ और आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। तो स्प्रिंग का स्टिफनेस हम लेते नहीं है इनफाइनाइटी, ठीक है, हम लेते नहीं है और हो भी नहीं सकता, इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल वैल्यू। क्लियर है, कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जिसका स्टिफनेस क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है, प्रैक्टिकली ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इससे अगर हम कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड को डिराइव करें तो वो भी यही केस बनता है। अच्छा देखो, स्ट्रेस का होना अच्छी बात है बुरी बात है, स्ट्रेस का होना बुरी बात है। तो स्प्रिंग का जो स्टिफनेस है वो ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए हमारा, बताओ, वो वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए बच्चे, वो वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वैल्यू कम होगी तो नीचे वाला टर्म ज्यादा होगा, नीचे वाला टर्म ज्यादा होगा तो थर्मल स्ट्रेस कम होगी। ये बात समझ में आ गई। तो ये जो Ks है, ये Ks जो है स्प्रिंग का स्टिफनेस क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए स्मॉल एज मच एज पॉसिबल, लिखेंगे स्मॉल एज मच एज पॉसिबल। बात समझ में आ गई बच्चे, क्योंकि जितना ये कम होगा उतनी ही थर्मल स्ट्रेस आपकी कम रहेगी। क्लियर हो रही है बात, उतनी ही थर्मल स्ट्रेस आपकी कम होगी। कैसे बता रहा हूं मैं इस बात को,
जितना ये कम होगा उतना ये वैल्यू ज्यादा होगी, जितनी ये वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही जो आपका ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसकी वजह से थर्मल स्ट्रेस आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए जी, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। आपका जो फोर्थ केस है वो कौन सा है, कंपाउंड बार्स में लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर थर्मल स्ट्रेस इन कंपाउंड बार्स। क्या होते हैं बच्चे कंपाउंड बार्स? बेसिकली जो सीरीज में होते हैं उन बार्स को हम कहते हैं कंपाउंड बार। ठीक है, उन बार्स को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड बार। एक बना लेते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सीरीज में आपके एक से ज़्यादा बार होते हैं तब उन्हें कहते हैं कंपाउंड बार। तो यहाँ से 2 बार आपके कनेक्ट हैं, ठीक है, और दोनों को हमने सपोर्ट से कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर मान लो मैं ये मान के चल रहा हूँ बच्चे कि मटेरियल सेम है, अभी हम सेम मटेरियल के देखेंगे सारा एक्सप्रेशन। ठीक है, वरना कॉम्प्लिकेटेड बनाना सिस्टम को अच्छी बात नहीं है, पहले सिंपल सिस्टम समझना चाहिए, उसके बाद अब कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़े। ठीक है, तो मान लो कि हमने क्या मटेरियल सेम है, तो यहाँ भी क्या होगा, हमारा यंग मॉडुलस ई ही होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन भी क्या होगा, अल्फा ही होगा, यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, ई अल्फा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर एरिया होगा A1, यहाँ एरिया होगा A2, और क्लियरली मैं कह सकता हूँ कि A1 जो है वो A2 से ज़्यादा होगा, उसका डायमीटर ज़्यादा है तो एरिया भी ज़्यादा होगा। लेंथ आप यहाँ पे बराबर रख सकते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लेंथ जो है वो दोनों बार की क्या है, बराबर है। ठीक है, L1 बराबर L2 है, L1 बराबर क्या है, L2। इसको L से भी आप डिनोट कर सकते हैं। देखो होगा क्या, हम फर्स्ट केस लिख सकते हैं, केस वन में हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। वैसे केस 1 देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले जितने भी केस हमने डिराइव किए हैं सारे वो केस में करे हैं जब हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हमने कहा कि टेम्परेचर अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा बच्चे, थर्मल ग्रेडियंट आप पे एग्जिस्ट कर जाएगी। थर्मल ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर जाएगी तो दोनों बार एक्सपेंशन करना शुरू कर देंगे। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यहाँ ये है जंक्शन। लेट अस सपोज हमारे पास एक पॉइंट बी है जो जंक्शन पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ये भी कोशिश करेगा एक्सपेंड होने की और ये भी कोशिश करेगा एक्सपेंड होने की, लेकिन चूंकि ये दोनों के दोनों सपोर्ट से कनेक्ट है और ये सपोर्ट कौन सी है, फिक्स्ड सपोर्ट, तो इधर तो मटेरियल भाग नहीं सकता एक्स डायरेक्शन में, ना ही इधर मटेरियल भाग सकता। तो यहाँ लड़ाई बढ़ जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लड़ाई हो जाएगी कि ये कहेगा कि भैया मैं इधर जाऊँगा और ये कहेगा भैया मैं इधर जाऊँगा। तो एक पॉइंट तक डिफॉर्मेशन होता रहेगा और फिर आके इक्विलिब्रियम में रुक जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू बी नोटेड दैट हेयर कि टोटल डिफॉर्मेशन एट द जंक्शन पॉइंट मस्ट बी 0। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट खिसकेगा नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि दोनों और फिक्स सपोर्ट है। पॉइंट क्लियर है, दोनों और फिक्स सपोर्ट है। तो यहाँ पर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन जो बेस्ड होती है डिफॉर्मेशन पे, वो इक्वेशन जो बेस्ड होती है डिफॉर्मेशन पे। क्योंकि अगर आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इक्वेशन है जो मेरे लिए यूजफुल होगी, दैट इज एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन, एल्जेब्रिक समेशन इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी 0। अगर मैं ये कहूँ कि फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, यहाँ पर हम कहें फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन बच्चों 2 डायमेंशन में कितनी है आपके पास, 3। कौन कौन सी, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 और एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एम जेड इज इक्वल टू 0। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर आपका एक मैकेनिक्स का कंसेप्ट भी है जो पूछ लिया जाता है पेपर में। ठीक है, देखो
यहाँ पे सिर्फ मेरे पास रिएक्शन जो है वो एक्स डायरेक्शन में आ रही है। कोई वर्टिकल फोर्स दिख रहा है यहाँ पे? कोई वर्टिकल फोर्स तो है नहीं, तो कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है तो ये इक्वेशन यहाँ पे वैलिड नहीं है। कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है तो इक्वेशन यहाँ पे वैलिड नहीं है। क्या कोई लेटरल डायरेक्शन में आपको मूवमेंट क्रिएट होता दिखाई दे रहा है? कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है मुझे रिएक्शन के अबाउट? नहीं, कोई भी परपेंडिकुलर मुझे डिस्टेंस नहीं दिख रही है, तो ये इक्वेशन भी यहाँ पे इनवैलिड हो जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ ये इक्वेशन वैलिड है, यहाँ पे सिर्फ एक इक्वेशन वैलिड है। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, जब यहाँ पर एक इक्वेशन वैलिड है, नंबर ऑफ अननोन कितने हमारे? एक ही तो है यहाँ पे। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं? एक है। तो यहाँ से मेरा काम चल जाएगा? बिल्कुल चलेगा। यहाँ से मेरा काम चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अननोन कितने हैं? एक ही तो है, और नंबर ऑफ इक्वेशन क्या है? यूजफुल इक्वेशन एक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारी कंडीशन। जब कभी भी नंबर ऑफ अननोन्स नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशन के बराबर हो जाती है तो वो प्रॉब्लम क्या हो जाती है? डिटरमिनेट की इनडिटरमिनेट? वो प्रॉब्लम हो जाती है डिटरमिनेट। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम डिटरमिनेट है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम डिटरमिनेट है क्योंकि एक इक्वेशन है। बट मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, बट ये जो वैल्यूज है बच्चे, ये वैल्यूज इसके बराबर है। प्रॉब्लम ये है, ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर है। अगर मैं कोई भी सेक्शन यहां पे ले लूं, मान लो कि मैं एक सेक्शन, एक देखो नेट रिजल्टेंट अगर आपको देखना है ना बॉडी के ऊपर नेट रिजल्ट फोर्स क्या है, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है उसका कि आप ऐसी जगह सेक्शन लो जहां से पूरा बीम कवर हो या पूरा बार कवर हो। मैंने मान लो यहां से एक सेक्शन ले लिया। अब इस सेक्शन से मैं देख रहा हूं राइट हैंड साइड में। कहां देख रहा हूं? राइट हैंड साइड में। बच्चे ध्यान समझना, जब मैं राइट हैंड साइड में सेक्शन को देख रहा हूं तो मुझे सिर्फ दो फोर्स दिख रहे हैं, एक तो ये और एक ही है। और कोई फोर्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे? और कोई फोर्स मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ये फोर्स इस फोर्स के बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं मालूम। मेरी बात को ध्यान से समझना, इसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं मालूम, लेकिन ये वैल्यू इसके बराबर है। तो आप मुझे बताओ, जब ये इक्वेशन लगाओगे तो ये तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये वैल्यू इसके बराबर है। इसके मैग्नीट्यूड की कोई जानकारी मिल रही है मुझे इस इक्वेशन से? नहीं, इसके मैग्नीट्यूड की कोई जानकारी नहीं मिल रही है मुझे इस इक्वेशन से। तो मुझे यहाँ पर यूज क्या करनी पड़ेगी? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। क्लियर होगी बात? कहाँ पर हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का यूज करते हैं? जहां हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन ना मिल सके। ठीक, क्लियर है? तो अब देखो आगे चलते हैं। यहां पर मेरी बात को समझेंगे कि यहां पर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाएंगे कैसे, है ना? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या है? डिफॉर्मेशन इक्वेशन। तो यहां पे देखो हमारे पास एक बार तो ये, ठीक है, और दूसरा इससे कनेक्ट है सपोर्ट के साथ, ठीक है। अब देखो यहां पे एक रिएक्शन आएगी आर ऐसे, एक रिएक्शन आएगी आर ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तभी तो कॉम्प्रेसिव रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तभी तो कॉम्प्रेसिव रिएक्शन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिखेंगे। फ्रॉम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या बताती है? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन डिफॉर्मेशन वाली। तो जो नेट डिफॉर्मेशन होगा वो 0 होना चाहिए, यानी कि एक हमारा मेंबर ये है और दूसरा मेंबर बच्चे ये है। तो मैं कह सकता हूं कि Δ1 प्लस Δ2 मस्ट भी क्या होना चाहिए? 0। मस्ट भी क्या होना चाहिए? 0। क्लियर हो रही है बात? अब Δ1 क्या होता है इसको देखो। Δ1 यानी कि इस मेंबर में आने वाला टोटल डिफॉर्मेशन। Δ1 क्या है? टोटल डिफॉर्मेशन इन मेंबर 1। ये किसके बराबर होगा? ये होगा थर्मल प्लस रॉड का, थर्मल प्लस रॉड का। क्लियर हो रही है बात? थर्मल प्लस रॉड का। अब देखो थर्मल कितना होता है हमारा? थर्मल होता है L, ठीक है। इसको हम लिखेंगे L1 α1 Δt। क्लियर हो गई बात? अब मैं अलग अलग भी ले सकता हूं, जनरल नोटेशन बाद में देख लेंगे, ठीक है, ठीक है। हमें पता है α1 बराबर α2 क्या है? अल्फा के बराबर। सेम मटेरियल लिया था ना हमने, ये अल्फा के बराबर है। ऐसे ही L1 बराबर L2 बराबर किसके बराबर? L के। प्लस प्लस देखो अब ध्यान समझेंगे, चूंकि ये क्या है? एक्सपेंशन होना चाह रहा था, तो इस पे क्या आएगी? कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो फिर वही वाली बात आ जाएगी R PL/AE वाली। तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा E1, ये हो जाएगा L1। क्लियर हो रही है बात? ये हो गया हमारा Δ1, ठीक है। ये हमारा एरिया था यहाँ पे
A1 और एरिया यहाँ पे क्या है A2 बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो डेल्टा टू, देखो डेल्टा टू क्या है, डेल्टा टू क्या है, डेल्टा टू है टोटल डिफॉर्मेशन मेंबर टू। तो टोटल डिफॉर्मेशन इन मेंबर टू में भी क्या होगा हमारा कि जो थर्मल की वजह से आ रहा है मेंबर टू में प्लस रॉड की वजह से आ रहा है मेंबर टू में। जो मैं रॉड लिख रहा हूं ना बच्चे, ये लोड की वजह से, ध्यान रखना ये किसकी वजह से है, ये बच्चे लोड की वजह से जो मैं रॉड लिख रहा हूं, ठीक है। तो कंफ्यूज क्रिएट मत करना यहाँ पे। अब देखो, अब ये जो थर्मल है वाला हमारा जो डिफॉर्मेशन है टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी तो वही होगी L1 L2 अल्फा टू डेल्टा टी, होगी कि नहीं होगी। और रॉड की कितनी होगी, रॉड की होगी माइनस आर L2 अपॉन A2 इंटू E2, ठीक है। तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना बच्चे, यहाँ पर E1 बराबर E2 बराबर EB है क्योंकि सेम मटेरियल लिया है मैंने। अभी मैं E1 और E2 में एक्सप्रेशन को डिराइव करूंगा और फिर फाइनल हम ये पॉइंट रख देंगे वहां पे। अब यहाँ पर हमें देखो डिफॉर्मेशन, टोटल डिफॉर्मेशन इन बार टू क्या है ये वैल्यू, और टोटल डिफॉर्मेशन इन बार वन क्या है ये वैल्यू। और फ्रॉम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन वी नो दैट डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू मस्ट बी जीरो। तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे लगा देंगे कि डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू मस्ट बी जीरो। डेल्टा वन कितना है हमारे पास, डेल्टा वन है L1 अल्फा वन डेल्टा टी माइनस आर L1 अपॉन A1 E1 प्लस डेल्टा टू कितना है बच्चे L2 अल्फा टू डेल्टा टी माइनस आर L2 डिवाइड बाय A2 E2, और ये क्या होना चाहिए जीरो, ये होना चाहिए जीरो। तो नेगेटिव साइन वाले राइट में ले जाओ और पॉजिटिव वाले लेफ्ट में रखो। तो L1 अल्फा वन डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा टू डेल्टा टी इक्वल्स किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा R L1 डिवाइड बाय A1 E1 प्लस R L2 डिवाइड बाय A2 E2। क्लियर हो गई बात, ये बात क्लियर है। चलिए जी, अब देखो मुझे पता है कि मेरी थर्मल स्ट्रेस क्या होगी। अब देखो यहाँ पर एरिया डिफरेंट है, एरिया यहाँ पे डिफरेंट है, तो इसीलिए स्ट्रेस इस वाले बार में डिफरेंट होगी और इस वाले बार में डिफरेंट होगी। अगर एरिया बराबर हो जाता तो दोनों बार में स्ट्रेस क्या हो जाती, सेम। क्यों, क्योंकि आर दोनों बार के लिए सेम है। डिफरेंस क्या है, सिर्फ एरिया डिफरेंट है। तो ये जो आर अपॉन A1 है ये बेसिकली है क्या, ये आपकी सिग्मा वन है जो बार वन में आ रही है, और आर अपॉन A2 क्या है, ये आपकी सिग्मा टू है जो बार टू में आ रही है ड्यू टू दी टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं L1 अल्फा वन डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा टू डेल्टा टी इक्वल्स सिग्मा वन L1 डिवाइड बाय A1 E1 प्लस सिग्मा टू, सॉरी ए नहीं आएगा जब हमने सिग्मा रख दिया है, जब हमने सिग्मा रख दिया है तो ए कहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ए तो सिग्मा के साथ चला गया ना, ये हो जाएगा E1 प्लस सिग्मा टू L2 डिवाइड बाय E2। तो बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है आपका कंपाउंड, ये एक्सप्रेशन किसके लिए है, ये एक्सप्रेशन है आपका कंपाउंड बार के लिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये एक्सप्रेशन किसके लिए है, ये एक्सप्रेशन है कंपाउंड बार के लिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें तो सारी चीज़ें करनी है ना, पेपर में क्या आता है वो कोई नहीं जानता, इसलिए हमें सब चीज़ें पढ़ के जानी चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन है आपका किसका एक्सप्रेशन बच्चे, ये एक्सप्रेशन है आपका कंपाउंड बार के लिए। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, क्या करेंगे, देखो जो मैं पहला केस लेके चल रहा था है ना, हमारे पास देखो एक्सप्रेशन आया क्या, हमारे पास एक्सप्रेशन आया L1 अल्फा वन डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा टू डेल्टा टी इक्वल्स सिग्मा वन L1 अपॉन E1 प्लस सिग्मा टू L2 अपॉन E2। अब मेरी बात को ध्यान समझेंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ से क्या करो कि L1 बराबर हमने लिया L2 बराबर L के, एक बात तो हमने ये ली है, मटेरियल हमने सेम लिया है, अल्फा वन अल्फा टू बराबर किसके है, अल्फा के। मटेरियल अगर सेम है तो E1 बराबर E2 बराबर किसके है, E के। ये तीनों वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो देखो ये हो जाएगा L अल्फा, यहाँ भी हो जाएगा L अल्फा, तो ये टोटल जो हो जाएगा हमारा आ जाएगा 2L अल्फा डेल्टा टी। क्लियर हो गया बात, ऐड हो जाएगा ये।
ठीक है, और यहाँ पर L और E बाहर आ जाएगा, तो L अपॉन E हमने ले लिया कॉमन, ये आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। क्लियर हो रही है बात? L से हम L को कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगी 2 अल्फा डेल्टा T डिवाइड बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाय E। कभी कभी इस पे सवाल पूछ लेता है एग्जामिनर, तो इसका भी खास ख्याल रखेंगे। ठीक है, इसका भी बच्चे खास ख्याल रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखेंगे। अच्छा जी, अब देखिए थोड़ा सा एक दिमाग में आ रही थी, मेरे बात निकल गई दिमाग से, कि इसमें एक नई चीज़ और की जा सकती थी। हाँ देखो, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। मुझे पता है, मुझे क्या मालूम है कि जो स्ट्रेस है वो कितनी है, R डिवाइड बाय A1, यही तो है सिग्मा 1, और सिग्मा 2 कितनी है, R डिवाइड बाय A2। तो क्या इनका रेशो नहीं निकाल सकते हम? इनका रेशो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 डिवाइड बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, R डिवाइड बाय A1 डिवाइड R डिवाइड बाय A2। R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 डिवाइड बाय A1। तो जो स्ट्रेस का रेशियो है बच्चे, वो कितना आ जाएगा हमारा, स्ट्रेस का रेशियो है सिग्मा 1 डिवाइड बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू A2 डिवाइड बाय A1। क्लियर हो रही बात? ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे कि अगर मान लो ये सर्कुलर बार है, जिसे हम कहते हैं प्रिज्मेटिक बार, अगर मान लो ये सर्कुलर बार है जो हमने सपोर्ट्स के साथ लगाए हुए थे, ठीक है, तो हम मान लेते हैं, अगर इफ यहाँ लिखेंगे, इफ बार जो क्या है, बार इज सर्कुलर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सर्कुलर बार का तो डायमीटर भी होता है ना, तो एरिया कितना होता है बच्चे इसका, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, यानी कि A2 हो जाएगा पाई बाय 4 D2 स्क्वायर। A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा पाई बाय 4 D2 स्क्वायर, और A1 क्या हो जाएगा बच्चे, पाई बाय 4 D1 स्क्वायर। तो ये वैल्यूज यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो सिग्मा 1 डिवाइड बाय सिग्मा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो अब मैं डायरेक्टली बात करूँगा, पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सीधे आ जाएगा D2 डिवाइड बाय D1 का होल स्क्वायर। तो कभी कभी ये फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ यहाँ पे, मैं एक बार और बता देता हूँ कि हमने A1 जो था वो ज़्यादा लिया था, A1 जो था बच्चे वो हमने ज़्यादा लिया था। तो जब एरिया आपका ज़्यादा होता है, फोर्स आपका सेम है, तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि अगर A1 मेरी ज़्यादा है, ध्यान से समझेंगे, A1 अगर मेरा ज़्यादा है तो मेरा मेंबर 1 पे स्ट्रेस कम होगा फॉर कांस्टेंट रिएक्शन। A2 अगर मेरा कम है, A2 अगर मेरा कम है तो मेंबर 2 पे मेरी स्ट्रेस ज़्यादा होगी। तो ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड बार है फेल कहाँ से करेगा, ये मेंबर 2 से फेल करेगा। अब ये नहीं हम बता सकते कहाँ से फेल करेगा, रीज़न क्योंकि अगर टेम्परेचर बार बार इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है तो इसमें एक लोडिंग क्रिएट होती है जिसे कहते हैं हम फटीग लोडिंग। तो ये फटीग में फेल करेगा। जहाँ भी क्रैक होगा इंटरनली कास्टिंग के दौरान जब इसे बनाया गया होगा, सबसे पहले हमारी प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है बच्चे, कास्टिंग से बिलेट बना होगा, उसके बाद हम उसे मशीनिंग पे लेके गए होंगे, और मशीनिंग में जो आपके डिफेक्ट्स आए होंगे, जो आपके क्रैक्स आए होंगे, वो नेकेड आई से तो दिखते नहीं, एक्सरे मशीन से देखते हैं, अल्ट्रासोनिक मशीन से देखते हैं। तो जहाँ भी क्रैक पड़ा हुआ होगा वो वहाँ से इनिशिएट करना शुरू कर देगा, और धीरे 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 मटेरियल कब फेल कर जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन ये गारंटी है टूटेगा मेंबर 2 ही, रीजन क्योंकि मेंबर 2 पे स्ट्रेस जो है ज़्यादा है। क्लियर हो रही है बात, मेंबर 2 पे स्ट्रेस ज़्यादा है। तो इस एक्सप्रेशन से मैं ये कह सकता हूँ कि सिग्मा 2, इस एक्सप्रेशन से मैं कह सकता हूँ, थोड़ी सी जगह यहाँ बना लेते हैं, कि सिग्मा 2 क्या होगी, ज़्यादा होगी सिग्मा 1 से। ठीक है बच्चे, चलिए जी, ये तो कहानी थी कंपाउंड बार की, ये कहानी थी कंपाउंड बार की। अब थोड़ा बात करते हैं कंपोजिट बार की, अब थोड़ी सी बात करते हैं कंपोजिट बार की। तो हेडिंग डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर थर्मल स्ट्रेस, एक्सप्रेशन फॉर थर्मल स्ट्रेस, एक्सप्रेशन फॉर
थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट बार। कंपोजिट बार क्या होते हैं बच्चे? पैरेलल कनेक्शन होता है। और कंपाउंड बार क्या होता है? सीरीज कनेक्शन। कंपाउंड बार क्या होता है? सीरीज कनेक्शन। कंपोजिट बार होते हैं बच्चे पैरेलल कनेक्शन। तो देखो अब इसमें थोड़ी सी ये टेढ़ी खीर हो जाती है, पैरेलल कनेक्शन में स्ट्रेस को कैसे निकाला जाता है। देखो करते क्या है, अभी आपको थोड़ा सा बाई मेटालिक स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो पैरेलल कनेक्शन में ही चलती हैं, ठीक है। बाय मेटालिक स्ट्रिप क्या होती है? बेंडिंग किधर की तरफ ज़्यादा होगी, बेंडिंग किधर की तरफ कम होगी, ये सब चीज़ें देखेंगे हीट करने पे। देखो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, अगर हम कहते हैं ये कंपोजिट बार है तो ये पैरेलल कनेक्शन में होगा, नो डाउट। पैरेलल कनेक्शन में होगा तो दो चीज़ से कनेक्ट होगा। पहली बात, कंपोजिट बार है ना, कंपोजिट का मतलब क्या है? एक से ज़्यादा। तो मैंने कहा, ध्यान समझेंगे, मैंने कहा कि दो मेटल लिए और दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब ये ज्वाइन वेल्डिंग से करो, तुम किसी चीज़ से भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये ज्वाइनिंग प्रोसेस है। ब्रेजिंग करो, सोल्डरिंग करो, वेल्डरिंग करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाला जो मटेरियल है वो ले लिया कॉपर, ठीक है। याद रखना ये कंसेप्ट सिर्फ डी सिमिलर मेटल में चलता है, ये कंसेप्ट सिर्फ डी सिमिलर मेटल में चलता है, इसका ध्यान रखना। ऊपर वाला ले लिया हमने कॉपर, नीचे वाला ले लिया हमने स्टील। माइल्ड स्टील भी ले सकते हो आप, ठीक है। स्टील की कई कैटेगरीज होती हैं। तो मान लो मैंने ऊपर वाला ले लिया कॉपर, ये क्या है हमारा? कॉपर है। और नीचे वाला ले लिया हमने माइल्ड स्टील, MS। अब देखो ध्यान समझेंगे, मुझे पता है, क्या पता है मुझे? कि जो कॉफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है कॉपर का, ये ज़्यादा है स्टील से या माइल्ड स्टील से, ये बात मुझे मालूम है। मैंने कहा कि भाई मेरी डेल्टा टी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रही है, इसका क्या मतलब है? कि मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब होगा क्या कि दोनों की टेंडेंसी है भागने की। टेम्परेचर अगर आपका मिल गया, टेम्परेचर डिफरेंस उसको मिल गया, तो वो तो कहेगा भैया मुझे तो भागना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर खींचातानी शुरू होगी। कैसे होगी? ऊपर वाला जो मटेरियल है वो ज़्यादा भागने की कोशिश करेगा। क्यों? कहेगा भैया मेरा अल्फा ज़्यादा है, मैं तो तेज चलूँगा। और जो नीचे वाला है उसका भी तो अल्फा 0 नहीं है, वो भी कोशिश करेगा भाई मैं भी भागूंगा, लेकिन हाँ मैं तुमसे ज़्यादा तेज नहीं चल सकता क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी जैसी नहीं है। होगा क्या कि कॉपर जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और माइल्ड स्टील जो है वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन बीच में क्या है? जॉइंट। जॉइंट कहेगा कि भैया ना मैं तुझे भागने दूंगा और ना मैं तुझे भागने दूंगा, क्योंकि मैंने तुम दोनों को अपने से जोड़ा हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो होगा क्या, इनमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो दोनों में बराबर होगा। तो ऐसा कैसे हो रहा है? जब अल्फा मेरा अलग अलग है तो डिफॉर्मेशन बराबर कैसे हो रहा है? उस फिनोमिना को थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो होगा क्या, देखो ध्यान समझेंगे बच्चे। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया नहीं है, जब हमारी ग्रेडियंट क्या है? 0। इस केस में ग्रेडियंट 0 है, डेल्टा टी मैंने कहा है 0 है, ठीक है, इस केस में। अब एक नीचे मैं फिगर बनाने वाला हूं जिसमें डेल्टा टी एग्जिस्ट कर गई। इसकी टेंडेंसी है भागने की, ठीक है, इसकी टेंडेंसी है भागने की। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये स्लीपिंग, ये जो फिगर मैं बनाऊंगा इसमें मैं स्लीपिंग को अलाउ कर रहा हूं। मैं कहता हूं ये ज्वाइंट नहीं है, ये सिर्फ एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। मैंने कहा ये ज्वाइंट नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। तो कॉपर कहेगा भैया बहुत तेजी से भागेंगे हम, कॉपर कहेगा बहुत तेजी से भागेंगे। स्टील कहेगा भैया तेजी से तो नहीं भाग सकते, तुम्हारे से तेज नहीं भाग सकते, ठीक है, प्रॉपर्टी है ही नहीं हमारी ऐसी कि तुम्हारे से तेज भाग जाए हम। यहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए? यहां पे। थोड़ा सा और आगे बना लो इसको, ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो देखो ये जो ऊपर वाला है ये कॉपर है, ऊपर वाला क्या है? कॉपर है, और नीचे वाला जो है वो है माइल्ड स्टील। ऊपर वाला आपका कॉपर है, ये हमारा कॉपर है, और नीचे वाला जो है वो है माइल्ड स्टील, ठीक है। अब देखो होगा क्या बच्चे, ध्यान समझेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या माना था? ये फ्री टू मूव है, अभी हमने माना था ये फ्री टू मूव है। एक्चुअल में ये जॉइंट है, एक्चुअल में क्या है? ये जॉइंट है। अब समझेंगे जॉइंट कहाँ पे है, ठीक है, अब समझेंगे जॉइंट कहाँ पे है। ये एक्चुअल में जॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये
ठीक है, हाँ ये जॉइंट है। अब देखो हो क्या रहा है बेसिकली, जब यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर गई, ये जीरो नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर गई तो होगा क्या, देखो एक्चुअल में हो क्या रहा था, एक्चुअल में होना था डिफॉर्मेशन ये वाला, एक्चुअल में डिफॉर्मेशन सिर्फ इतना होना था, ये डेल्टा एल, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या बच्चे, कॉपर ज्यादा आगे चला गया स्टील से, और स्टील जो टोटल डिफॉर्मेशन होना था, स्टील में जो टोटल डिफॉर्मेशन होता है वो उससे पीछे बैठा हुआ है, समझ में आ रही है बात, वो उससे पीछे बैठा हुआ है, पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चे, वो इससे पीछे बैठा हुआ है। तो होगा क्या, देखो अब हमें इस पोजीशन में लाने के लिए कॉपर को एक कंप्रेसिव फोर्स देना पड़ेगा आर, ठीक, और स्टील को एक टेंसाइल फोर्स देना पड़ेगा आर, क्योंकि ये थर्मल की वजह से आ रहे हैं इसलिए आर दोनों का बराबर होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये थर्मल की वजह से आ रहे हैं आर दोनों का बराबर होगा, ठीक है। ये आर खिसक के लाएगा इसको यहाँ पे, और ये आर कंप्रेसिव फोर्स लगा के इसको लेके आएगा यहाँ पे, फाइनली फिगर हमारे पास ये बनेगा। अब मुझे बात ध्यान समझाओ कि कॉपर पे कौन सी रिएक्शन है, कॉम्प्रेसिव रिएक्शन, तो स्ट्रेस कौन सी होगी, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो यहां से देखो सवाल क्या आता है, पूछेगा कि जिस किसी भी मटेरियल का अल्फा ज्यादा होगा उस पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस रहेगी टेंसाइल रहेगी, आंसर होगा कॉम्प्रेसिव, आंसर क्या होगा, कॉम्प्रेसिव। तो यहां पर नोट करके लिखने वाली बात क्या है बच्चे, यहां पर नोट करके लिखने वाली बात क्या है,